हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस सीए फाउंडेशन की। और अभी तक हम लोग सेकेंड यूनिट पे आ चुके हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। और सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जिसका नाम था कंज्यूमर बिहेवियर। अब एक नया चैप्टर मैं आप सभी के साथ में लेकर आने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है डिमांड। अब यहां पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डिमांड का मतलब हम लोग यहां पे ये देखेंगे कि यार डिमांड मार्केट में करता कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड। और डिमांड में भी हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। सर ये बेसिक का मतलब क्या हो गया गाइज, ये जो डिमांड चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो तो होगा थियरी ऑफ डिमांड से। फर्स्ट पार्ट किसका होगा? फर्स्ट पार्ट होने वाला है थियरी ऑफ डिमांड, ओके। और जो सेकंड पार्ट होने वाला है वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट होगा थ्योरी ऑफ डिमांड और सेकंड होने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दो कॉन्सेप्ट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ओके। और सबसे पहले जो थियरी ऑफ डिमांड है उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार ये डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिमांड जब कंज्यूमर करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे, डिमांड कर्व पढ़ेंगे, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से एक्सेप्शन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट, शिफ्ट, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो अपने माइंड में इस बात को सेट रख लो कि हमेशा डिमांड कौन करता है, तो डिमांड करता है कंज्यूमर। तो इस पूरे चैप्टर में अपने आप को एक कंज्यूमर अज्यूम कर लेना और ये सोचना कि आप कंज्यूमर हो, और एज अ कंज्यूमर आप क्या सोचते हो वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। जब आप किसी गुड्स की डिमांड करोगे तो डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें अपने आप को कंज्यूमर अज्यूम कर लेना। मतलब जितनी भी सिचुएशन में आपको करवाऊंगा ना, उन सारी सिचुएशन में अपने आप को अगर आपने कंज्यूमर अज्यूम कर लिया तो इस चैप्टर से इजी कोई चैप्टर नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को मैं तो विद एग्जाम्पल ही आपको बताने वाला हूं। और जैसा आपको पता है कि हमारे पढ़ने का अंदाज क्या होता है, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इससे कनेक्टिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सर डिमांड का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली डिमांड का मीनिंग क्या होता है। और देखिए डिमांड मतलब आप सब जानते हो, हम लोग डिमांड किसकी करते हैं। आप बोलोगे सर डिमांड तो हमेशा हम गुड्स की करते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स आपको पता है कि डिमांड ओनली गुड्स की नहीं होती, डिमांड तो सर्विस की भी होती है। अगर मुझे बुखार आ रहा है तो मुझे डॉक्टर की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कोई केस लड़ना है तो मुझे एडवोकेट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी तो डिमांड ही है। तो इसका मतलब जैसे ही डिमांड आती है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर डिमांड में तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है, पहली बात। तो दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जब गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं तो जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं वो एक पर्टिकुलर मार्केट में मिलता है। जब भी हम गुड्स की डिमांड करते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो सर आप ये बताओ कि जब डिमांड की डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हमको फोकस करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो देखिए डिमांड का मतलब क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है डिमांड की डेफिनेशन में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डिमांड को। जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो डिमांड होती है तो डिमांड किसी न किसी गुड्स की होती है, या डिमांड जो है वो किसकी होती है, सर्विस की होती है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद में जब भी किसी गुड्स की डिमांड होती है तो उस गुड्स की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। जब भी किसी गुड्स की डिमांड होती है उस गुड्स का एक पर्टिकुलर प्राइस होता है। जब भी किसी गुड्स की डिमांड होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। और जब भी किसी गुड्स की डिमांड होती है उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। आप खुद बताओ ना, ऐसा ही तो होता है।
मैं अगर किसी मार्केट में जा रहा हूं, मुंबई में मैं मुंबई या मार्केट में जा रहा हूं, या मैं उदयपुर में फतेह सागर जा रहा हूं, या मैं कहीं भी जा रहा हूं, बताओ मैं किसी भी मार्केट में जाऊंगा तो जिस मार्केट में जा रहा हूं वहां पे कोई गुड्स परचेस करूंगा, मतलब कोई स्पेसिफिक गुड होगा। जो गुड्स परचेस कर रहा हूं उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी, जो भी परचेस कर रहा हूं उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस होगी। जब मैं परचेस कर रहा हूं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, और जहां से मैं परचेस करूंगा उसका एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, क्योंकि वो गुड्स तो मार्केट में और भी जगह अवेलेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्या होगा, प्राइस होने वाला है। जब इन सब को आप मिला दोगे ना तो समझ लो डिमांड बन चुकी है। डिमांड की डेफिनेशन में आपको बस इतनी ही बातें ध्यान होनी चाहिए। तो गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस, ये ही फैक्टर हैं जो कि डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए, जो मैंने कहा उसको आपको पता है कि हम जो फॉर्मेलिटी करते हैं उसी को मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या है डिमांड का मीनिंग? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गई, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी आ गया। ओके, ये पहली और दूसरी बात हो गई। दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग एंड एबल टू परचेज भी इंपॉर्टेंट है। अरे पर्सन की एक तो इच्छा होनी चाहिए परचेज करने की, और पर्सन के पास में पैसे भी होने चाहिए। यहाँ पे विलिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे विलिंग का मतलब हो गया कि पर्सन की इच्छा होनी चाहिए। विलिंग का मतलब क्या हो गया? विलिंग का मतलब डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। एबल का मतलब मनी होनी चाहिए। अरे इच्छा नहीं होगी तो डिमांड कैसे करेगा? पैसे नहीं होंगे तो डिमांड कैसे करेगा? बाय इन अ गिवन मार्केट, तो यहाँ पे एक और आ गया, क्या होगा? गिवन मार्केट होगा। देन उसके बाद में वेरियस प्राइस होगा। देन उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम होगा। अब आप देख लो जितने भी आपको यहाँ पे हाइलाइटर दिख रहे हैं, बस उन सब को मिला लो तो डिमांड बन जाएगी। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? डिमांड रेफर्स टू, डिमांड रेफर्स टू, ओके, एक में आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, एक में आएगा वेरियस प्राइसेस, एक में आएगा पीरियड ऑफ टाइम, और एक में आएगा ये पूरी लाइन आपको दिख जाएगी। तो जहां ये पूरी लाइन एक साथ दिख जाए, जहां ये सारे फैक्टर मिल जाएं, तो समझ लो गुड्स की डिमांड हो चुकी है। समझ लो मैं पिज़्ज़ा परचेस करने उस दुकान पे पहुंच चुका हूं। उस दुकान पे पहुंचने के बाद जब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन के मिलने के बाद कहानी क्या होगी वो तो हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। अब तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड्स की डिमांड करता है तो गुड्स की डिमांड कब होगी, तो वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। तो सर ये बताइए कि किसी भी गुड्स की डिमांड के लिए कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जिनके बिना गुड्स की डिमांड पॉसिबल नहीं है। ये तो आपने मुझे हमको बता दिया सर कि ये आपने हमको डिमांड की डेफिनेशन बता दी है, लेकिन डिमांड की डेफिनेशन के बाद में, डिमांड की डेफिनेशन के बाद में एक और फैक्टर जो आपको दिख रहा होगा वो फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। कौन सा फैक्टर है वो? फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब सर ये फैक्टर ऑफ इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या हुआ? गाइस फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड का मतलब किसी भी गुड्स की डिमांड के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपलसरी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपलसरी है, जिनके बिना डिमांड पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि सर ये फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? गाइज वो सारे फैक्टर्स जिनके बिना किसी गुड्स की डिमांड पॉसिबल नहीं है। सर ऐसे भी कोई फैक्टर होते हैं क्या जिनके बिना गुड्स की डिमांड पॉसिबल नहीं हो पाती है? अरे आप सोच रहे हो कि आप रसगुल्ला खाओगे, लेकिन क्या बैठे बैठे रसगुल्ला मिल जाएगा क्या? रसगुल्ले की डिमांड तभी तो होगी जब बहुत सारी बातें चाहिए होगी। तो सबसे पहले कब आप रसगुल्ले की डिमांड करने वाले हो? गाइज रसगुल्ले की डिमांड तभी पूरी होगी जब आपके पास में सोचो जेब में पैसा है लेकिन रसगुल्ला खाना ही नहीं है, तो क्या रसगुल्ला खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो सबसे पहले किसी भी गुड्स की डिमांड कब पूरी होती है? जब सबसे पहले हमारे मन में उस गुड्स को परचेज करने की डिज़ायर होती है। हमको सबसे पहले उस गुड्स को रिक्वायर होनी चाहिए, हमको इच्छा होनी चाहिए। अगर डिज़ायर ही नहीं होगा तो गुड्स की डिमांड कैसे होगी? मुझे खाना ही नहीं है पिज़्ज़ा, मुझे खाना ही नहीं है रसगुल्ला, तो डिमांड किस बात की? तो सबसे पहला तो डिज़ायर तो होनी ही चाहिए। लेकिन डिज़ायर होने से क्या होता है? मैं तो सपने देखता हूँ मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, लेकिन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा। अगर मर्सिडीज़ परचेज करनी है तो पैसा होना चाहिए, अगर पिज़्ज़ा खाना है तो जेब में पैसे होने चाहिए। तो सेकेंड हम क्या चेक करेंगे? सेकेंड हम लोग चेक करेंगे एबिलिटी। सेकंड हम लोग चेक करेंगे एबिलिटी।
एबिलिटी टू परचेज भी आप लोग कह सकते हो। एबिलिटी टू परचेज का मतलब हिंदी में होता है योग्यता, मतलब आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो उसके लिए आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए। अब एबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी का मतलब दोस्तों उसके पास में मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। अरे सपने देख रहा हूँ मर्सिडीज़ के, लेकिन जेब में 10 लाख रुपए ही पड़े हैं, तो भैया चुपचाप से 10 लाख वाली गाड़ी ले जाओ, मर्सिडीज़ के सपने मत देखो, क्योंकि मर्सिडीज़ केवल आपकी एक सोच है, आपका सपना है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। इस सपने को पूरे करने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकंड जो है वो क्या है? एबिलिटी टू परचेज है, मतलब उस पैसे के लिए आपके पास उस गुड्स को परचेज करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए। चलो पैसा भी है, चलो इच्छा भी हो रही है, मुझे ये काम करना है, मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, मेरे पास में पैसा भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कंजूस हूँ, तो क्या मैं इस गुड्स को परचेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है ना, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है विलिंगनेस। अब आप बोलोगे सर विलिंगनेस का मतलब क्या हो गया? विलिंगनेस का मतलब होता है रेडी टू पे। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस का मतलब होता है रेडी टू पे। मतलब हुआ कि यार पर्सन के पास में पैसा है, इच्छा भी हो रही है, लेकिन पर्सन कंजूस है, लेना ही नहीं चाहता, पिज़्ज़ा खाना ही नहीं चाहता, सोच रहा है कि यार डोमिनोज जाऊंगा 200 रुपये खर्च हो जाएंगे, मार्केट से पिज़्ज़ा बेस लेके आता हूँ, 20 रुपये का पिज़्ज़ा बेस आएगा, सारा मटेरियल 30 रुपये का आ जाएगा, 50 रुपये में घर में पिज़्ज़ा बना लूंगा। पर्सन ऐसा सोच रहा है, तो क्या वो मर्सिडीज़ में या क्या वो पिज़्ज़ा परचेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर्सन सोचेगा कि यार मुझे जो AC है या कंफर्टेबल, तो 10 लाख वाली गाड़ी भी है और इसका एवरेज ज़्यादा होता है, मुझे कंफर्टेबल की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पैसा है, लेकिन पर्सन कंजूस है, तो भी वो उस गुड्स की डिमांड नहीं करेगा। ये 3 फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिनके बिना गुड्स की डिमांड नहीं हो सकती। आप सोच के देखो ना, अगर इच्छा हो गई है, पैसा भी है, लेकिन मैं कंजूस हूँ, मर्सिडीज आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। सोच के देखो, अगर पैसा है लेकिन मेरी इच्छा हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर पैसा होता तो मैं खर्च कर देता, तो क्या डिमांड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अरे इच्छा ही नहीं हुई पिज़्ज़ा खाने की, लेकिन पैसा अगर है मेरे पास में और मैं खर्च भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल इच्छा ही नहीं हुई। तो ये तीनों सिचुएशन में से सर एक सिचुएशन चाहिए कि तीनों सिचुएशन चाहिए? अरे तीनों सिचुएशन पूरी होनी चाहिए, तभी गुड्स की डिमांड होगी, नहीं तो डिमांड नहीं होने वाली है। तो 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं, ये तीनों फैक्टर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इन्हीं को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। इफेक्टिव डिमांड in respect of any goods and services depends upon। तो इफेक्टिव डिमांड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो डिजायर पे डिपेंड करती है, ओके, रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, मतलब वही अवेलेबिलिटी ऑफ मनी टू परचेज, मतलब वही एबिलिटी होनी चाहिए, और विलिंगनेस पे डिपेंड करती है। देन उसके बाद में कहीं ना कहीं प्राइस, प्लेस और टाइम का फैक्टर भी आता है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज डिज़ायर हो गई, मेरे मन में इच्छा हो गई, पैसे भी हैं, मैं कंजूस भी नहीं हूँ, लेकिन वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या वो गुड्स मार्केट में ऐसे प्लेस पे मिल रहा है जहाँ मैं नहीं जा सकता, या ये गुड्स तब अवेलेबल होगा जब जो सीज़न अभी चला जाएगा या बाद वाले टाइम में अवेलेबल होने वाली है, तो गुड्स की डिमांड नहीं करूँगा। तो डिमांड के लिए 3 फैक्टर कंपलसरी हैं, तीनों को शॉर्ट में आप कह सकते हो DAW, डिज़ायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट है जहां पे एग्जाम में MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए उनको भी देख लेते हैं। तो कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन से पॉइंट है, ध्यान से देखना। क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ गिवन प्राइस। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी गुड्स की क्वांटिटी की बात करेंगे, जब भी हम कहेंगे भैया रसगुल्ले परचेज करने वाले हैं, तो हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे रसगुल्ले फ्री में नहीं मिलते। अरे मिलने में तो शादी में मिल जाते हैं फ्री में, बट हम ये अज्यूम करेंगे कि रसगुल्ले जब परचेज कर रहे हैं तब जब डिमांड होगी तो वो हमेशा एक गिवन प्राइस पे होने वाली है। एट डिफरेंट प्राइजेज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। हम ये भी मानेंगे कि जो डिफरेंट प्राइस है उस डिफरेंट प्राइस पे डिमांड भी अलग अलग होगी, ऑब्वियसली होगी। मैंगो जब स्टार्टिंग में अभी मैंगो आ रहे हैं तो मैंगो क्या है, बहुत महंगे हैं, तो डिमांड कम है, लेकिन जैसे जैसे मैंगो का सीजन जाता जाएगा मैंगो सस्ते हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डिफरेंट प्राइस होगी ना तो हमेशा कभी डिफरेंट डिमांड नहीं होगी, डिफरेंट प्राइस पे डिमांड भी डिफरेंट ही होने वाली है।
और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सर फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। आज इस पेन की डिमांड अलग है, कल कुछ अलग होगी, परसों कुछ अलग होगी, तो हमेशा ये डिमांड की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होने वाली है। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो एंड नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज, हेंस डिमांड इज एक्सप्रेस एज क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड को हम लोग क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे 1000 लीटर ऑफ पेट्रोल पर डे या 10,000 किलो पोटैटो पर वीक, ये सब एग्जाम्पल हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं कि डिमांड दो कैटेगरी की होती है, या तो डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड या डिमांड होती है मार्केट डिमांड। सर ये इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हो गया? अरे यहां पे मैं ले रहा हूं, सपोज ये जो पर्सन है ये है हमारे चुन्नू भैया, और ये जो पर्सन है ये है हमारे मुन्नू भैया। अब चुन्नू अकेला जो डिमांड कर रहा है वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है या हाउस होल्ड डिमांड है। मुन्नू अकेला जो डिमांड कर रहा है वो भी उसकी इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन जब दोनों की डिमांड को ऐड कर दूंगा तो वो तो मार्केट डिमांड ही होगी ना। तो बस यही ध्यान रखना कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वो तो हो गई इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मार्केट में जितनी फर्म्स हैं, जितने कंज्यूमर हैं, वो सब मिलकर जितनी डिमांड कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री डिमांड या उसी को मार्केट डिमांड के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड और हाउस होल्ड डिमांड क्या होती है या इंडस्ट्री और मार्केट डिमांड क्या होती है, पहले देख लेते हैं हम लोग इसका मीनिंग क्या होने वाला है। तो देखिएगा मीनिंग क्या होगा। इंडिविजुअल डिमांड शोज द क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय, ध्यान देना, बाय पर्टिकुलर कंज्यूमर। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड जितनी डिमांड कर रहा है, मतलब ये चुन्नू अकेला डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट रसगुल्ले परचेज कर रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू और जितने भी हैं ये सब लोग मिलके जितनी डिमांड कर रहे हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो वो इंडस्ट्री डिमांड होगी। मतलब यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, सारे कंज्यूमर की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट की एक सब सिस्टम की एक की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबकी डिमांड एक साथ आने वाली है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो इंडिविजुअल डिमांड होती है इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या हुआ, ये जो चुन्नू था ना अकेला, चुन्नू डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है उसको जब टेबल पे शो करूंगा तो उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहूंगा। और यही चुन्नू जब डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है उसको जब मैं कर्व पे शो करूंगा तो उसी को मैं कहता हूं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसे ही चुन्नू और मुन्नू, एक काम करता हूं मैं आपको यहां बताता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब आइए, हमेशा अपने तरीके से ही हमको समझना चाहिए, तो मैं आपको मेरे तरीके से ये पूरी कहानी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक कंसेप्ट ले रहे हैं जहां पे हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने यहां लिया डिमांड शेड्यूल। एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिमांड शेड्यूल, जिसे हिंदी में मांग अनुसूची कहते हैं। देखिए, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन में लिख रहा हूं इसकी। शेड्यूल का मतलब इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी at different price। मतलब बात ये हो गई है, इस बात को समझना मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं कि ये कहानी एक्चुअल में है क्या। सो यहां पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा डिमांड शेड्यूल हमेशा कौन सा प्रेजेंटेशन है, हमेशा ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। अब आप कहोगे सर ये टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अरे टेबल बनेगी। अब टेबल में क्या आएगा सर, टेबल में डिफरेंट क्वांटिटी होगी और उसमें डिफरेंट प्राइस होगी।
बात समझ में आ रही है? मतलब प्राइस और क्वांटिटी को जब टेबल पे शो करूंगा तो उसी टेबल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिमांड शेड्यूल। अब सर ये बताओ, ये डिमांड शेड्यूल कितनी कैटेगरी का होता है? डिमांड शेड्यूल कितनी कैटेगरी का होता है? तो गाइस ये जो डिमांड शेड्यूल है ये 2 कैटेगरी का होता है। सर कौन कौन सी कैटेगरी का होता है? तो इसमें जो पहला है उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो पहला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब सर ये बताओ, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होगा, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया? जब मैं अकेले किसकी बात करूंगा? मिस्टर चुन्नू की बात करूंगा, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर। तो जब एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड करता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे शो करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जिसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं, उसका मतलब क्या होगा? तो जब एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट डिमांड करता है उसको टेबल पे शो करते हैं, तो उसी को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस बाय ऑल कंज्यूमर। तो डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर मिलके जो डिमांड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो चुन्नू था, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मिस्टर चुन्नू की बात कर रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ प्राइस और यहाँ मैं लेता हूँ क्वांटिटी, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैंगो की बात करते हैं। मैंगो 100 रुपीज़ के थे। जब 100 रुपीज़ के मैंगो थे तो डिमांड कितनी होती है? 30 की। लेकिन जैसे ही मैंगो 80 के हो गए, अब डिमांड यहाँ पे 40 की हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैंगो और सस्ते हो गए, मैंगो 50 रुपये किलो हो गए, अब यहाँ पे जो डिमांड है वो 50 की हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट डिमांड हो रही है वो एक सिंगल कंज्यूमर चुन्नू ही कर रहा है। तो जब चुन्नू डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट डिमांड कर रहा है उसको टेबल पे शो कर दिया जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल ही तो है, ये टेबल ही तो है। सो इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस। ओके, और यहाँ पे मैं एक टेबल और लेता हूँ, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो मैंने बात कर ली किसकी? चुन्नू की बात कर ली। अब मैंने एक टेबल और बनाई, एक टेबल में मैंने यहाँ पे मुन्नू की बात करी, यहाँ पे अगेन ली मैंने प्राइस, यहाँ मैंने ली क्वांटिटी। अब जब प्राइस 100 थी, प्राइस जब यहाँ पे 80 थी, प्राइस यहाँ पे 50 थी, तो ज़रूरी है कि जो डिमांड हमारे यहाँ पे चुन्नू करने वाला है वही यहाँ पे मुन्नू भी करेगा? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। 100 रुपीज़ में चुन्नू अलग डिमांड करेगा, मुन्नू अलग करेगा। सपोज मुन्नू ने कितनी करी है, तो यहाँ पे लिखूंगा 10, यहाँ लिखूंगा 20 और यहाँ लिखूंगा 30। अरे लेकिन मुझे बताओ, दोनों कस्टमर की साथ में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है ना कि जितने आम सस्ते होंगे उतनी ही आम की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही तो हो रहा था। ध्यान से देखना, ये जो शेड्यूल आपको दिख रहा है ना, इस शेड्यूल को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेकिन जब मैं इन दोनों की बातें एक साथ करूंगा, तो वहां जो डिमांड होगी ना उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहूंगा। मतलब जब मैं चुन्नू और मुन्नू दोनों की बात करूंगा तो उस सिचुएशन में क्या कहानी बनने वाली है, आइए समझ लेते हैं एक बार। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मैंने यहाँ ले लिया प्राइस, मैंने यहाँ ले लिया क्वांटिटी। प्राइस तो 100, प्राइस 80 और प्राइस 50 ही आएगा, लेकिन चुन्नू डिमांड कर रहा था 30 का, ये डिमांड कर रहा था 10 का, ये डिमांड कर रहा था 40 का, ये डिमांड कर रहा था 20 का।
ये डिमांड कर रहा था 50 का, ये डिमांड कर रहा था 30 का। अब यहाँ पे ये आ गया यहाँ से 40, ये आ गया यहाँ से 60 और ये आ गया यहाँ से 80। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो डिमांड आपको दिख रही है, ये डिमांड इंडिविजुअल कंज्यूमर की है या मार्केट की है? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर थे, अभी तो चुन्नू मुन्नू है, टुन्नू भी होता तो टुन्नू की डिमांड को भी ऐड कर देते। तो जितने कंज्यूमर हैं सबकी डिमांड को ऐड करेंगे और सारी फर्म डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड करती है उसको टेबल पे शो करना मार्केट डिमांड शेड्यूल है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड करता है उसे मार्केट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सारी कहानी आप सभी के सामने आ चुकी है। अब कहानी को बदलते हैं, डिमांड शेड्यूल तो हो चुका, अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर ये डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, हमको ये भी बताओ। सर डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ किसकी? डिमांड शेड्यूल की। तो जब डिमांड शेड्यूल को हम लोग किस पे शो करेंगे? कर्व पे शो करेंगे। तो जो कर्व बनेगा उसी को हम लोग डिमांड कर्व कहेंगे। तो सर जैसे डिमांड शेड्यूल दो कैटेगरी का था, सर क्या वैसे डिमांड कर्व भी दो कैटेगरी का होगा? बिल्कुल होगा। कौन कौन सा होने वाला है? अब आपको नाम ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल, क्या आएगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व आने वाला है। और यहाँ पे क्या आने वाला है? तो यहाँ जो आएगा उसे मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं, कर्व को हम लोग हिंदी में वक्र कहते हैं। अब ध्यान देना, बात करेंगे चुन्नू की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊँगा बड़ा सिंपल सा। हमेशा क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, हमेशा प्राइस को हम लोग यहाँ शो करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन एक्सिस है और ये हमारा एक्स है। अब यहाँ पे चुन्नू की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक डिमांड कर्व मैं बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसा बनेगा। सर ऐसा क्यों बनेगा? तो ध्यान दो, प्राइस 100, 80 और 50 है। तो जब प्राइस यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे डिमांड कितनी थी? डिमांड यहाँ पे थी 30। और उसके बाद में जैसे ही प्राइस 80 हो गई तो डिमांड बढ़ गई, जैसे ही प्राइस 50 हो गई डिमांड बढ़ गई। तो ये 80 हो गया, यहाँ 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। इस डिमांड कर्व को मैं क्या कहूँगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहूँगा। और यहाँ पे मैं एक और कर्व बनाऊँगा, यहाँ पे मैं किसकी बात करूँगा? मुन्नों की बात करूँगा। लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे एक डिमांड कर्व बनाऊँगा, कुछ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यहाँ लूँगा प्राइस, यहाँ लूँगा क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। वही यहाँ पे अब थोड़ा सा कर्व बड़ा बनेगा, बाकी कहानी सेम टू सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये तो वही रहेगा 100, फिर आएगा 80, फिर आएगा 50। लेकिन डिमांड 40, 60, 80 हो गई। 40 है, ये 60 है, ये 80 है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये डिमांड कर्व दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से देखना दोस्तों ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो मेरे हिसाब से डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये रहा आपके सामने, डिमांड कर्व क्या होता है ये रहा आपके सामने। तो शेड्यूल का कंसेप्ट क्या होगा, कर्व का कंसेप्ट क्या होगा, ये सारी कहानी मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद में कभी भी फर्म डिमांड आता है, इंडिविजुअल डिमांड आता है, डिमांड शेड्यूल आता है, डिमांड कर्व आता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल आता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आता है, मार्केट डिमांड कर्व आता है, ये सारे कंसेप्ट 100% आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड कितने तरह की होती है, ये प्राइस डिमांड क्या है, ये इनकम डिमांड क्या है, ये क्रॉस डिमांड क्या है, इन सब की हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप सो ये सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।